नमस्कार। बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन और साथ ही सोमवार के लिए कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी करें कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी सोमवार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही खास मेहमान हमारे साथ है ट्रेड्स फिट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। और कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन कैसा रहा बाजार? जोरदार गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 695 अंक टूटा, 61,054 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 187 अंक गिरकर 18,069 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1,000 से ज्यादा अंक फिसलकर 42,661 पर आज क्लोज हुआ। बाजार की बिकवाली में बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक सबसे आगे रहे। एचडीएफसी ग्रुप के स्टॉक्स में करीब 6% तक की गिरावट आज देखने को मिली। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से अब समझते हैं कि आखिरकार बाजार में आज भारी गिरावट की बड़ी वजह क्या रही। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त कमजोरी का एक्शन। पिछले 2 हफ्ते से लगातार मजबूत चल रहे बाजारों में आज अचानक से बड़ी तेज बिकवाली आती दिखी। हालांकि ग्लोबल संकेत कमजोरी के थे, लगातार 4 दिनों से अमेरिकी बाजार नीचे बंद होते दिख रहे, लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों में अपनी ताकत, अपना वजन, अपनी मजबूती साफ दिख रही थी। लेकिन आज जो गिरावट की वजह बनी वो भी हमारे अपने ट्रिगर्स ज्यादा थे बजाय ग्लोबल मार्केट्स के। एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को लेकर जो एडजस्टमेंट एमएससीआई में होने हैं और जिसके चलते वेटेज कैलकुलेशन जो होनी थी उसमें कमी आने की आशंका से ये दोनों ही बैंक 5-5% नीचे खुले। इन्होंने भी मिलकर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को नीचे खींचने का काम किया। हालांकि जहां खुले वहां से एक बहुत ही शानदार स्मार्ट रिकवरी निफ्टी में भी दिखी, बैंक निफ्टी में भी दिखी। 43,000 के नज़दीक खुलकर बैंक निफ्टी 43,600 के करीब भी पहुंचा। निफ्टी भी 18,100 के नीचे खुलकर वापस 18,200 तक भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद मिड सेशन से फिर से बिकवाली का दौर जो शुरू हुआ वो भारी पड़ता दिखा। ये दौर ज़्यादातर बैंकिंग शेयरों में नजर आया। फेडरल बैंक के कमज़ोर नतीजों के बाद फेडरल बैंक जोर से गिरा। इंडसइंड बैंक में तेज बिकवाली खबरों के चलते देखने को मिली। एचडीएफसी बैंक तो लीड कर ही रहा था और यही देखकर आज बाजार का मूड बड़ा खराब हुआ। पहले 43,200 के बड़े लेवल को तोड़ा, फिर 43,000, फिर 42,800 और अंततः 42,600 के नज़दीक पहुंचकर 42,700 पर बैंक निफ्टी बंद होता दिखा, पूरे 1000 अंकों के नुकसान के साथ। निफ्टी हालांकि उतना खराब नहीं था। अगर बैंकिंग शेयरों को और एचडीएफसी लिमिटेड को छोड़ दें तो निफ्टी का प्रदर्शन कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर था और आज भी 18,065 के आसपास बंद होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा। यानी कि वहाँ पर 18,000 के अहम लेवल के नीचे आज क्लोजिंग नहीं हुई, तो उतना बुरा हाल नहीं था। ब्रॉडर मार्केट सुबह तो बेहद मजबूत थे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी, लेकिन जिस तरह से मूड माहौल बाजार का खराब हुआ, अंत में वहां पर भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती दिखी। हालांकि ग्लोबल सपोर्ट था, अमेरिकी फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे 100 पॉइंट ऊपर डाउ पर, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में 2 हफ्तों की शानदार तेजी पर आज ब्रेक लगा और इस ब्रेक लगने के पीछे बड़े दिग्गज शेयरों में अपने अपने कारणों से बिकवाली की वजह से यह दबाव बनता नजर आया। आइए अब चलते हैं संदीप जी के पास। संदीप जी, क्या लग रहा है बाजार में जिस तरीके से बिकवाली हावी हुई हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, अगले हफ्ते के लिए क्या आप अब चाल देख रहे हैं बाजार की इस दम पर? नहीं, देखिए, एचडीएफसी ट्विंस ने आज माहौल खराब किया और कल इनफैक्ट चले भी थे। और कल एक रीजन और भी था कि देखिए मार्केट्स में कल वीकली कटान थी और एक बहुत बड़ी तेजी के बाद जब वीकली कटान भी तेज हुआ तो शॉर्ट कवरिंग काफी हुई और हो सकता है कि आज पहला दिन था नए मतलब वीकली सेटलमेंट का और फिर एचडीएफसी ट्विंस की जो न्यूज आई फिर उसकी वजह से थोड़ा करेक्शन आया। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में स्ट्रेंथ है आज। हालांकि थोड़े कैश मार्केट में भी बिकवाली हुई, जो स्मॉल कैप मिड कैप है वहां पे भी थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट फिर भी ओवरऑल मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। 17,800 से ये जो 18,000 के नीचे बंद नहीं हुआ, जो अनिल जी भी अभी कह रहे थे, ये एक स्ट्रेंथ है। और विक्स जो है वो ऑलमोस्ट मतलब अपने आज थोड़ा बड़ा जरूर है। जनरली विक्स मतलब एकदम नियर टाइम लोज के आसपास आने के बाद आज 4.5-4.5% के लगभग बढ़ के थोड़ा बंद हुआ, तो वो एक चीज देखने की है। बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट्स में तेजी बनी रहेगी
और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे ध्यान बनाए रखें, डिप्स पे खरीदना है। जिनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं वो स्टॉक्स को खरीदिए, जिनके रिजल्ट्स हल्के आते हैं और फिर भी आपके पोर्टफोलियो में है तो उनके ऊपर एनालाइज कीजिए और स्विच कर सके तो जो अच्छे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे रिजल्ट, और वो अगर नहीं चले हुए हैं तो वहां पे स्विच करने की कोशिश कीजिए। ओके संदीप जी, अब हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो, पोजिशनल ट्रेड कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल, पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं जेके पेपर। पेपर स्टॉक्स कल बहुत बढ़िया कर रहे थे और ओवरऑल मुझे ये सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है। एक के बाद एक कई स्टॉक्स दिए हैं मैंने, और जेके पेपर 382 के लगभग बंद हुआ है और 430 और 360 का टारगेट, 360 का स्टॉप लॉस, मतलब 382 की क्लोजिंग प्राइस थी, 430 का टारगेट लगाए, 360 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल पिक के तौर पे जेके पेपर। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक लाया हूं, हालांकि ब्रोकिंग फर्म ही है, और वो है एंजल वन इंडिया लिमिटेड। एक अच्छी खासी पुरानी स्ट्रॉन्ग कंपनी, 1996 से कार्यरत है और स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी। मिस्टर दिनेश टक्कर एक वेटरन है मार्केट के, और प्लस जो उन्होंने टेक्नोलॉजिकली और डिजिटली जो कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया 2019 से, कंपनी ने गजब का परफॉर्मेंस किया, और कुछ उन्होंने डिजिटल साइड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ डिजिटल बैकग्राउंड वाले एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट टीम लाई, और उससे बहुत जबरदस्त रिवैम्प हुआ एक ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस से लेकर। क्योंकि अभी इन दिनों में हम देख रहे थे कैसे डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेज जो टेक एनेबल्ड ब्रोकर्स है, उन्होंने एक तरीके से अपना पूरा दबदबा बनाया हुआ था। धीरे धीरे एंजल वन इज वन ऑफ दी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स आंसर टू दी न्यू टेक एनेबल्ड और फिनटेक या डिजिटल ब्रोकर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया कर रहा है। और देखिए, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। फिर स्ट्रॉन्ग प्रमोटर बैकग्राउंड जो मैंने बता ही दिया, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, इनफैक्ट बहुत बड़ा एक फ्रेंचाइजिंग नेटवर्क में तो बहुत बड़ा इनका एक रेपुटेशन बना हुआ, और ओवरऑल पूरे फ्रेंचाइज में बहुत बड़ा नाम है। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ब्रोकिंग हाउस में, जो कि मैं भी ब्रोकर हूं तो हम समझते हैं किस तरीके का इन पे आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, बहुत बड़ा क्लाइंट बेस, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रोकर्स ऑफ द कंट्री, और स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, और कंपनी ने ये सब करने के बाद भी कंपनी की जो वैल्यूएशन जो बहुत सस्ती है, मुझे लगता है कि 11 साढ़े 11 के पी मल्टीपल पे एक ऐसा स्टॉक मिल रहा है जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा, मतलब आपके 52%, 53% की 5 साल की प्रॉफिट की, अगर 118% की 3 साल की प्रॉफिट की, अगर सर्टेनली ये 3 साल गोल्डन पीरियड रहे, ऐसी ग्रोथ हो सकता है कि आगे सस्टेन नहीं भी हो, बट यस द मार्केट इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो 44-45% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 47% की रिटर्न ऑन इक्विटी, 3% के लगभग डिविडेंड यील्ड, तो स्ट्रॉन्ग, और नेट प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्टेनली वो हाई रहेंगे ही, बट क्वार्टरली रिजल्ट जो मैंने बोला, मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बेहतरीन। इनफैक्ट 205 करोड़ का पैट था मार्च 2022 में, उसके सामने 267 करोड़ का पैट तो ये 2023 वाले मार्च में, तो हाईएस्ट एवर एनुअलाइज प्रॉफिट पे बैठी है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट पे बैठी है कंपनी, यानी कि 890 करोड़, मतलब मोटा मोटी देखिए 900,000 करोड़ के आसपास कंपनी पहुंच गई है। इस तरीके का कंपनी का वो है। बोरोइंग्स को भी कंपनी ने कम किया है, क्योंकि सर्टेनली आज एमटीएफ वगैरह और ओवरऑल आप ब्रोकिंग फील्ड में रहते हैं तो सर्टेनली डेट्स लेना पड़ता है, बट 1250 करोड़ से कंपनी 800 करोड़ के नीचे आ गई है डेट्स में, तो अच्छा खासा रिड्यूस किया। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और 1390 1450 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये रही संदीप जी की पोजीशन और लॉन्ग टर्म पिक। पहले कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ है वडोदरा से महेश नाखूम साहब। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास सर? हेलो जी महेश जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मेरे पास वरुण ब्रेवरेज है 210 और 429 की खरीद कितने की है? 429 की एवरेज क्या है? अच्छा, तो होल्ड करे या और स्प्लिट भी साथ में है तो क्या करे? ओके, वरुण बेवरेजेस पर क्या राय रहेगी संदीप जी आपकी? देखिए, वरुण बेवरेजेस सर्टेनली एक
स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्ट्रॉन्ग पेप्सी का फ्रेंचाइज आरजे ग्रुप की कंपनी है, मतलब रवि जयपुरिया ग्रुप, जो कि फ्रेंचाइजिंग नेटवर्किंग के लिए माना जाते हैं। मतलब बहुत ही पिज्जा हट जैसा ब्रांड, केएफसी जैसा, क्रीमबेल जैसा, कोस्टा कैफे, ये सारी ब्रांड्स भी इनके पास। और पेप्सिको के ये लोग बहुत पुराने 90s से करीब, और वन ऑफ द लार्जेस्ट पेप्सिको के फ्रेंचाइजी हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ओवरऑल इनकी मैं खरीद को मैं समझ नहीं पाया, ये जब बात कर रहे थे तो फिर भी वैल्यूएशंस के लिहाज से तो देखिए बहुत सस्ता नहीं है, बट स्टॉक ओवरऑल काफी चल भी चुका है। तो मेरे हिसाब से एक बार होल्ड सॉरी, 429 है संदीप जी, 429 इन्होंने प्राइस बताया है। हाँ, और कह रहे हैं स्प्लिट भी है। ओके ओके, तो 429 की प्राइस और 1452 की प्राइस है। तो देखिए मेरे हिसाब से स्टॉक में एक अच्छा खासा चाल भी आ चुकी है, बट फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और जिस तरीके से आगे सीजन भी आने वाला है और क्वार्टरली में प्रॉफिट्स देख रहा था, मार्च का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है कंपनी का। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को रखना चाहिए इनको, और थोड़ा ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कर सके तो करने में भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि मार्केट्स के साथ चला भी है। तो अराउंड 1480 के लेवल्स है जो हाईज है, रिसेंट हाईज। तो मुझे लगता है कि 1550-1600 के बीच में पहुंचे तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करें। ओके, तो वरुण बेवरेजेस पर ये राय रही संदीप जी की, ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, गुजरात से सोनल से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास HAL के शेयर्स हैं, 40 शेयर्स। जैसे आज मार्केट गिर रही थी तो मैंने आज पार्शियल प्रॉफिट बुक कर दिया, 5 शेयर्स बेच के अपना प्रॉफिट निकाल दिया। अभी मेरे पास 35 शेयर बचे हैं। तो अभी इसका व्यू मेरे को क्या रखना चाहिए, और स्टॉप लॉस मेरे को अभी क्या करना चाहिए, और उसके बारे में पूछने का है। ओके जी, संदीप जी। बिल्कुल, हल ने गजब का मूवमेंट दिया है, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं तो एक बात कहूंगा कि सब ने बहुत निचले लेवल्स पे स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है। मतलब 1000-1100 के लेवल्स पे, 1300-1400 के लेवल्स पे, और वहां से चले जा रहा है। और सारे PSU स्टॉक्स बढ़िया किए हैं। और उसके सामने अगर हम देखें तो पर्टिकुलरली डिफेंस PSUs ने बहुत गजब का परफॉर्म किया है। तो मेरे हिसाब से इनको ये स्टॉक में अभी भी बने रहना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी कोई बहुत महंगा नहीं है। 16 के P मल्टीपल पे स्टॉक है, रिटर्न नंबर्स बढ़िया है, जीरो डेट कंपनी है, सरकार का जबरदस्त बजट एलोकेशन है डिफेंस की तरफ। तो मेरे हिसाब से बने रहें, और ये लॉन्ग टर्म वाली स्टोरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस जस्ट दैट एक चीज का ध्यान रखें, कई बार OFS वगैरह आते हैं, स्टॉक में भी आया था, उसके बाद एक करेक्शन आता है, तो उस टाइम पे घबराना नहीं है। बाकी अब अच्छा खासा ये 75% के नीचे आ गए हैं, तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सरकार के ऊपर है। जब भी कोई चीज स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे आती है तो हर इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता है, तो उस लेवल पे कई बार ये तलवार हमेशा लटकी रहती है इन स्टॉक्स में। बट मेरे हिसाब से अभी तो एक बार ये चलेगा, क्योंकि मार्केट्स में पूरा धूम मचा हुआ। तो 3200 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को ले सकते हैं, रख सकते हैं। फ्रेश खरीदारी तो डिप्स पे लेनी है। ओके ओके सर, ये रही राय HAL पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर हमारे साथ इंदौर से अभिलाषा है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो मैम, मेरे पास L&T माइंट्री के 28 शेयर है 6100 पे। तो उसे होल्ड करना है, सेल करना है? अभी 1 ईयर हो गया है। ओके, 1 साल से L&T माइंट्री इनके पास है, नुकसान है काफी ज्यादा, इन्हें ऊंची खरीद है। क्या राय देंगे अभिलाषा जी को? संदीप जी, क्या करें अभी ये? देखिए, इसमें तो हाथ जले हैं, क्योंकि IT स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉब्लम रही है, और ये स्टॉक एक बड़ा मर्जर है। बट मुझे लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। एक नीचे के लेवल से तो देखिए अच्छा खासा रिकवर भी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, बट फिर भी इनकी खरीद एक्चुअली में बहुत ऊपर की है। तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। और मेरे 6100 का भाव तो वैसे मुझे लगता है कि देखने को मिला नहीं है LTI माइंट्री में, बट एनीवेज जो भी है, मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। अभी एक बार IT स्टॉक्स का ये जो एक बादल मंडरा रहे हैं, ये सब खत्म होंगे, और धीरे धीरे जब US में रिसेशनरी ट्रेंड्स जो अभी आए हुए हैं उसको अगर धीरे धीरे खत्म होंगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। L&T ग्रुप की कंपनी, माइंट्री अगेन अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। सो
आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉक। वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे बहुत महंगा नहीं लगता है, मेरे हिसाब से बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए एलटीआई माइंट्री में बने रहे आपके लिए राय। पुणे से सुषमा कुलकर्णी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी नमस्कार, मेरे पास डेल्टा कॉर्प के 800 शेयर है जो मैंने 6 महीने पहले खरीद के रखे हैं एंड 216 पे मैंने खरीदा था। तो ये मैं अभी सेल होल्ड करूं और थोड़े दिन, या फिर मैं मिनिमम लॉस में अभी बेचूं? ये मेरा क्वेश्चन था। ओके, बिल्कुल। संदीप जी, डेल्टा कॉर्प पर अभी फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, डेल्टा कॉर्प पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रखता हूं। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता ये स्टॉक कोई भी कारण से। ठीक है, टूरिज्म का बहुत बड़ा स्टॉक है, मतलब जब भी बूम आता तो टूरिज्म में, बट मुझे पता नहीं कोई ऐसा एक वो लगता है कि जिस तरीके से करेक्शंस आते हैं, जिस तरीके की वॉलेटिलिटी स्टॉक में रहती है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक से थोड़ा सा एक नीचे के लेवल से, हालांकि एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है अच्छा खासा, एक अपना 200 डेमा के ऊपर भी आ गया है। तो जहां पे भी ये 235-40 रुपए के लेवल्स पे आए, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करनी चाहिए स्टॉक में। ओके, तो ये रही डेल्टा कॉर्प पर आए या मतलब लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे हैं, टीटीएम बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया। तो ओवरऑल एक बार बने रहे, बस 240-45 के लगभग प्रॉफिट। ओके, ये डेल्टा कॉर्प पर आए रही हमारे एक्सपर्ट की ओर से। झारखंड से दीपक जी से भी बात कर लेते हैं। दीपक जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो मैम। हेलो संदीप सर। संदीप सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे सर 2 क्वेरी है। एक आईटीडी सीमेंटेशन जो 6 महीने पहले मैंने लिया 125 के रेट में, 400 शेयर है, वो तो अभी रेट आ गई है सर, तो क्या मैं उसे सेल कर दूं या होल्ड कर लूं? और दूसरी EIH होटल। नहीं, होल्ड कीजिए। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल दीपक जी, आपके प्यार के लिए एंड काइंड वर्ड्स के लिए। और मुझे लगता है कि आईटीडी सीमेंटेशन में होल्ड करें। वन ऑफ माय फेवरेट इंफ्रा कंपनीज है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी है। मतलब आप देखिए, थाई और इटालियन वो कंपनी है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जिस तरीके की ऑर्डर बुक पोजीशंस है, या जो सरकार का इंफ्रा के ऊपर पुश है, इस बजट में भी बजट एलोकेशन बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्टॉक में बने रहें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक 150 के लेवल्स भी दिखाएगा। के बारे में सर बात करनी थी। हाँ, पूछिए सवाल। दूसरा कौन सा स्टॉक है जल्दी से? ये EIH होटल भी मेरे पास 6 मंथ ओल्ड है, 122 की बाइंग है, ये भी रेट पर आ रही है। इसे भी होल्ड करूं या अभी सेल कर दूं इसे? नहीं, बिल्कुल होल्ड करें। आज आपने अनिल जी को शायद सुना नहीं, सुबह है उन्होंने एक बहुत अच्छी राय दी थी सबको कि आप लोग जब नीचे के लेवल्स पे स्टॉक लिए हुए थे या ऊपर के लेवल्स पे लिए हुए थे, मार्केट्स जब खराब थे तो नीचे आए स्टॉक्स, और अब मार्केट रिकवर कर रहा है तो आपके रिकवरी ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पे आ गया। तो हर लोग ये सवाल पूछते हैं और उनकी यही राय थी कि अब बेचना नहीं है। जो अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप है उनको एक बार रखें। अभी मार्केट्स में स्ट्रेंथ है, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव थे फिर भी बढ़िया चल रहा है, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस, इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट, इंडिया के टैक्स नंबर्स, सर्विसेज PMI, ये सब जो अच्छे हो रहे हैं, इन सब का बेनिफिट अब मिलेगा। और लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप, और प्लस EIH की बात करें तो मैं EIH एसोसिएटेड भी रेकमेंड किया हूं और EIH लिमिटेड भी किया हूं, इसी शो में भी मैंने एक बार किया, और बहुत बढ़िया स्टॉक है और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। जिस तरीके का टूरिज्म के ऊपर रुझान बढ़ा है, जो रिवेंज कंजम्पशन है, रिवेंज टूरिज्म चल रहा है इकोनॉमी में, और ये कई सालों की एक मतलब जो लल थी इस पूरे होटल इंडस्ट्री में, वो खत्म हुई है। टैरिफ्स बहुत स्ट्रांग हो गए, ऑक्यूपेंसी लेवल्स बहुत, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करें। राइट सर। और सोमवार के बाजार पर क्या रखी स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो देखते हैं अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत मिलते हैं। 100-125 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स और 75 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स। देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स 4 दिनों तक गिरने के बाद आज रिकवरी के मूड में तो आ ही सकते हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में थोड़ा सा मोमेंटम डिस्टर्ब हुआ है। स्पेशली बैंक निफ्टी पर 43,000 के नीचे की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं कही जा सकती, तो बैंक निफ्टी ने मूड थोड़ा खराब किया है। तो अब देखना होगा कि सोमवार को बैंकिंग शेयरों में फॉलोअप बाइंग या सेलिंग किस तरह की दिखती है। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी का ट्रेंड अभी भी खराब नहीं है। 18,000 के ऊपर पूरे हफ्ते बंद होने में कामयाब रहा, तो निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल 18,000 के आसपास का होगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट निफ्टी को मिलेगा वो मिलेगा आपको 17,850 से लेकर 17,925 की रेंज में। ऊपरी स्तरों पर
18,200, 18,250 रुकावट का काम करेगा। बैंक निफ्टी के लिए 42,700 के आसपास बंद होने के बाद अब जो बड़ा सपोर्ट है वो 42,250 से 42,400 की रेंज का मिलेगा। अगला सपोर्ट वहाँ है और ऊपरी स्तरों पर 43,000-43,075 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में आपको रुकावट आती हुई दिख सकती है सोमवार के सेशन में। तो आज के बड़े मूव के बाद सोमवार का ट्रेडिंग सेशन बेहद इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक वाला होगा। और सोमवार की ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत है आपका शो में। सोमवार को कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, आज बाजार में वॉलेटिलिटी और मुनाफा वसूली देखने को मिली और मेजर जो गिरावट थी वो बैंकिंग काउंटर में और बैंक निफ्टी में देखने को मिली, स्पेशली इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक जैसे काउंटर में बिकवाली की वजह से। बट हमारा मानना है कि ओवरऑल बाजार का सेटअप कंफर्टेबल है, डिक्लाइन पे खरीदारी यहाँ पे मिलेगी, बट सिलेक्टिव होकर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा फोकस है वो सिलेक्टिव ऑटो एंसिलरी रिलेटेड कंपनीज पे रहेगी। तो पहला ट्रेड सेटअप रहेगा मारुति। एक अच्छा सेटअप यहाँ पे देखने को मिला है, ब्रेकआउट हुआ है, कहीं न कहीं लग रहा है मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो मारुति का 9,000 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 120 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे आप लगभग 40 रुपए का सपोर्ट लगा सकते हो, ऊपर में 250 रुपए के टारगेट के लिए। दूसरा ट्रेड है अपोलो टायर। क्रूड की गिरावट की वजह से टायर कंपनी में प्राइस में एक्शन देखने को मिले हैं। अपोलो टायर, CH, MRF सब में पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। तो अपोलो टायर पर हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। 370 का कॉल, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 6 रुपए 50 पैसा का सपोर्ट, ऊपर में 15 से 16 रुपए तक का टारगेट ये कॉल छू सकता है। धन्यवाद चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और सोमवार के बाजार में संदीप जी, आपको कहां मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, सोमवार के बाजार में मैं 2 पिक्स दूंगा, FNO की और एक कैश मार्केट की, क्योंकि मैं जब मार्केट्स अच्छे रहते हैं तो आइडियाज की जरूरत होती है हमारे व्यूअर्स को। तो कैश मार्केट के लिए भी लाए हूं एक। तो श्री सीमेंट है, सीमेंट स्टॉक्स में जबरदस्त चाल बनी हुई है। तो 24,501 पे बंद हुआ है, 24,950, 25,230 का टारगेट लगाए और 24,250 का स्टॉप लॉस। और ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज अगेन इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे जबरदस्त लग रहा है, क्योंकि आप देखिए आज सेंचुरी प्लाई भी गजब किया और प्लाईवुड स्टॉक्स और बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और ये इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्टॉक है। तो 310 पे बंद हुआ है, 318, 325 का टारगेट और 304 का स्टॉप लॉस। जी, तो ये रहे इंट्राडे स्ट्रैटेजी संदीप जी की ओर से और धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही।